जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है संपत। स्वागत है आपका स्टडी गाइडर चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के लगभग 50 MCQ। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। देखिए, भौतिक विज्ञान जो कि एक काफ़ी बड़ा सेक्शन होने वाला है, इसलिए इसके वीडियो पार्ट पार्ट में आएंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वॉट या डाइन। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एम्पियर मात्रक है प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। जी बिल्कुल दोस्तों, एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। देखिए, अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो समय का मात्रक जो है वो प्रकाश वर्ष नहीं है। पारसेक किसकी इकाई है? देखिए, दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो पारसिक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? देखिए, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, जी बिल्कुल है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, बिल्कुल है। समुद्री मील दूरी की इकाई, बिल्कुल है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, देखिए सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की अगर जूल होता इधर जूल, तो ये ऊष्मा की इकाई हो जाती। ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखिए, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, एक एवं दो दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। हम जाते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो बिल्कुल दोस्तों, पास्कल इकाई है दाब की। कैंडिला मात्रक है, हाल ही में हमने देखा था, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। बिल्कुल दोस्तों, कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक, सिस्टम ऑफ यूनिट पूछा है हमें यंग प्रत्यक्षता का। डाइन अपॉन सेंटीमीटर, न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों का समान वित्तीय सूत्र नहीं है? तो देखिए, बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। देखिए, कार्य एवं ऊर्जा का जूल होता है, आवेग एवं संवेग मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है, भार एवं बल का न्यूटन होता है। हमने देखा है बल का न्यूटन और दाब का पास्कल होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बल एवं दाब, जिसका समान विमीय सूत्र नहीं है। अदिश राशि है। तो बिल्कुल दोस्तों, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। तो अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। द्रव्यमान में दिशा की आवश्यकता नहीं है, समय में नहीं है, लंबाई में नहीं है, वेग में जी बिल्कुल है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सदिश राशि वेग है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? देखिए, हमें मोमेंटम के बारे में यानी संवेग का सूत्र यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो हमें संवेग और वेग तो पहले से ही दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में खाली त्वरण या द्रव्यमान देखना है। तो देखिए, वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल, तो कौन सी राशि प्राप्त होगी संवेग और वेग के अनुपात से? बिल्कुल द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। बिल्कुल दोस्तों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? देखिए, बिल्कुल हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो फोर्स है हमारे पास कितना?
5 न्यूटन और मास दिया हुआ है हमें 2 kg इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन लगभग आएगा 2.5 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। देखिए अगर कोई भी वस्तु स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति में किसी दिशा में आगे बढ़ रही है या एक जगह स्थिर है तो उसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। रॉकेट डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, अवोगाड्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण। बिल्कुल रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। बिल्कुल दोस्तों अगर कोई अश्वारोही अश्व पर बैठा हुआ है और अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका बढ़ जाती है। वो किस कारण बढ़ जाती है? विश्राम जड़त्व के कारण। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। बिल्कुल यहाँ पे न्यूटन का पहला नियम से इसको समझाया जा सकता है जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बल का गुणनफल है। देखिए हाल ही में हमने देखा था F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो होता है वो फोर्स यानी बल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण। देखिए इस क्वेश्चन में बात की गई है अपने शरीर के वजन की। पृथ्वी की सतह पर सभी एक जगह एक समान होता है? जी बिल्कुल नहीं, ध्रुव पर अधिकतम होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? देखिए पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का कितना भी भार हो वो चंद्रमा पर जाकर लगभग कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। तो हमें पृथ्वी पर इसका मान दिया है 600 न्यूटन का, तो चंद्रमा पर जाकर इसका भार लगभग हो जाएगा 100 न्यूटन। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? देखिए दोस्तों हम जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। तो 29.4 को हम अगर 9.8 से डिवाइड करें तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा, तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा 3 kg। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। देखिए हाल ही में हमने देखा था 1 किलोग्राम 1 kg राशि का वजन लगभग होता है 9.8 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। यदि 1 किलोग्राम के दो पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो इनके मध्य कितने न्यूटन का बल लगेगा? देखिए 3.76 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, 2.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों कितना बल लगेगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन।
जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो बिल्कुल दोस्तों, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पानी जम जाएगा। देखिए, पानी का आयतन लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पे घटेगा और बाद में बढ़ेगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा। पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। बिल्कुल दोस्तों, पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। पानी गर्म करने पर फैलता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पानी जमने पर फैलता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या फिर बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बिल्कुल, यहाँ पर बात की गई है घर्षण बल की। तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा अगर हम बर्फ पर चलना प्रारंभ करें तो हम फिसल जाएंगे। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर कैसा रहेगा? जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा। ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जहाज थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं नदी की पानी की घनत्व की अपेक्षा समुद्र का पानी की घनत्व अधिक होती है। इसके कारण जहाज थोड़ा ऊपर आएगा जब नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? देखिए, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, या फिर पारा पानी से भारी है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है घनत्व की। तो लोहे का घनत्व जो है वो पानी से अधिक है किंतु पारे से कम है। इसलिए लोहे की कील जो है ये पानी में डूब जाती है और पारे में तैरने लगती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसे हम पानी का असंगत आचरण भी कहते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, जब हम वस्तु की मात्रा अगर बदल दें तो इसका आयतन भी चेंज हो जाएगा, भार भी चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान भी चेंज हो जाएगा। जो अपरिवर्तित रहेगा बिल्कुल दोस्तों वो घनत्व ही होगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का लगभग कितना भाग सतह से ऊपर रहता है? 1/9, 1/10, 1/6 या 1/4? बिल्कुल दोस्तों, आइसबर्ग का लगभग 1/10 भाग जो है वो पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब गलनांक में कोई संबंध नहीं है। देखिए, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो इसका कारण क्या है? वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। बिल्कुल दोस्तों, जब भी हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतनी वायुदाब में कमी आएगी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, वायुदाब में कमी के कारण पेन से स्याही बाहर निकल आती है। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल दोस्तों, जब हम पर्वतों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही पानी उबलने लगता है, जब हम पर्वतों पर पानी उबालते हैं, तो इसका मेन कारण हो जाता है क्योंकि
वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब देखिए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। देखिए साबुन का बुलबुला जो होता है उसके अंदर का दाब जो होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए वो जल्द ही फट जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा या तूफानी होगा। बिल्कुल यहाँ पर वायु दाब मापी की रीडिंग अगर अचानक से गिर जाती है तो यह तूफान का सूचक होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कुकर के अंदर संवहन धारा उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, लेकिन प्रेशर कुकर में अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा भी अधिक हो जाती है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा अगर हम वायु में ऊपर जाकर फट जाता है तो इसका कारण क्या है? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, या फिर हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या वायु दाब घट जाता है। बिल्कुल दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा जैसे जैसे वातावरण में ऊपर जाएगा वैसे वैसे वायु दाब घटता जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन से भरा हुआ रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण रहता है? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता या कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन नाभिकीय संलयन के वजह से होता है, जो हाइड्रोजन और हीलियम की प्रक्रिया होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या संचित ऊर्जा? जी बिल्कुल आसान, यहाँ पर चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? देखिए, चलती हुई गोली बिल्कुल गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी बिल्कुल इसमें भी गतिज ऊर्जा है। चलता हथौड़ा इसमें भी गतिज ऊर्जा है। देखिए, खींचा हुआ धनुष्य में कभी भी गतिज ऊर्जा नहीं रहेगी, इसमें रहेगी स्थितिज ऊर्जा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा खींचा हुआ धनुष्य। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है या 3 गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल दोस्तों, जब एक चलती हुई वस्तु की गति को हम अगर दुगना कर दें तो इसकी गतिज ऊर्जा में 4 गुना परिवर्तन आता है, यानी इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो चौगुनी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य यहाँ पर ऊर्जा होगा, द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। जी द्रव्य ही यहाँ पर, द्रव्य बिल्कुल सही है। तो द्रव्य ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही द्रव्य का विनाश किया जाता है। तो यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यहाँ पर ऊर्जा होगा। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही इसका विनाश हो सकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? देखिए, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच जाए। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहाड़ियों के पहियों पर दबाव डाला जा सके। वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सकें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर वह बना रहे और वह उसे गिरने से भी बचाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो बिल्कुल दोस्तों, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, उपकेंद्री बल या बाह्य बल। तो दूध से हम जब क्रीम निकालते हैं तो इसमें बल लगता है अपकेंद्री बल, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल बल भी कहते हैं, जो अंदर से बाहर की ओर लगता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका पार्ट 2 जल्द ही अवेलेबल कर दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।